Welcome in DSCJ Tele Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, District Poonch, in front of you through this virtual mode. And dear student, today I am going to discuss with you chapter pertaining to class 9th biology, that is nature resources part 3rd. दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस यूनिट। जैसे कि हमने दो इसके वीडियो सेशन जो है पहले देख चुके हैं और ये फाइनल जो है सेशन आज जो है पर्टेनिंग टू दिस यूनिट हम स्टडी करने वाले हैं। एज फॉर एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज कंसर्न डियर स्टूडेंट, दिस मॉड्यूल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम एक्सपेक्टेशन। तो आज के मॉड्यूल के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे कि हमने वाटर, एयर और साइल एज ए रिसोर्स को हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में डिस्कस किया, तो आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखेंगे कि कैसे ये मटेरियल जो है इसका फ्लो होता है बिटवीन लैंड एंड एटमॉस्फेयर। वो हम देखेंगे। इसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। एंड लास्ट में जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ए फ्यूचर कंसर्न जो है उसको देखेंगे, एक एनवायरमेंटल थ्रेट्स को एंड ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। इट इज द नीड ऑफ द ऑवर कि हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है देखना है। तो वॉच थॉरोली डियर स्टूडेंट्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। Now the word biogeochemical. Bio means life, geo means earth, and chemical that is the element. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली क्या है? पहले साइकिल को आपको समझना होगा कि साइक्लिक पाथवे क्या होता है डियर स्टूडेंट। जब कोई भी मटेरियल एलिमेंट्स जो है वो रोटेट करता है इन ए साइक्लिक मैनर, दैट इज कॉल्ड एज साइकिल। एंड एज फार एज बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कंसर्न्ड, there is cyclic flow of the chemicals, that is the biogeochemical cycles. अब क्या है biogeochemical cycles? Are the cyclic pathway through which element move from the environment to the organisms and back to the environment. As we know that, जैसे कि हमने अपने previous lectures में study किया कि life is possible on this earth due to the natural availability of natural resources. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट जो हैं एबायोटिक कंपोनेंट से जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एटमॉस्फेयर से, जैसे हमने स्टडी किया था कि एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में जो है डिफरेंट गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। तो ऑक्सीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोस्फेयर से जो है हम वाटर लेते हैं। एंड लिथोस्फेयर, द सॉलिड हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, उससे जो वेरियस मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, दीज ऑल एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ। तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्स की जो है सर्कुलेशन होती है साइक्लिक मैनर में, दैट कंस्टिट्यूट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये इमेज भी आपको शो हो रही है कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द रिसोर्सेस, मीन्स वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स डिपेंड ऑन द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो जो भी जो है साइक्लिक मूवमेंट है विद इन द बायोस्फीयर, दैट कंस्टिट्यूट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो होप आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। देन फेसेस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और वेरियस जो है एलिमेंट्स और गैसेस जो हैं ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम लैंड्स टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द लैंड। उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन टू फेसेस। फर्स्ट इज द गैसियस फेस, जिसमें क्या है एलिमेंट्स जो है गैसियस स्टेट में जो है मूव करते हैं इन ए साइक्लिक मैनर।
और गैसियस फेज में हमारे पास कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। देन कम्स द सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल्स मींस जिसमें जो है सॉलिड एलिमेंट्स की फॉर्म में जो है मिनरल जो है ट्रांसफर होते हैं इन ए साइक्लिक मैनर। इसमें जो है हमारी सल्फर साइकिल आती है, फास्फोरस साइकिल आती है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी भी जो है मूवमेंट होती है विद इन द बायोस्फीयर इन ए साइक्लिक मैनर। तो होप आपको फेसेस क्लियर हुए होंगे, gaseous phase and sedimentary phase. Gaseous phase include the nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle, and sedimentary phase include the sulfur and the phosphorus cycle. आज हम जो है gaseous phase को डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट इज द नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। So 78% of nitrogen is present in the atmosphere. However, this nitrogen is not available for the use of humans. उसको जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट हैज टू बी फिक्स्ड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। उसको जो है फिक्स करना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। मोस्टली जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन किस फॉर्म में टेक अप करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में। नाइट्रेट की फॉर्म में टेक अप करते हैं और प्लांट से जो है नाइट्रोजन जो है हर्बीवोरस में जाती है, वो हर्बीवोरस में कार्निवोरस में, और इस तरह जो है नाइट्रोजन जो है ट्रांसफर होती है। देन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन जैसे मैंने कहा कि फ्री नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल, इट हैज टू बी फिक्स। Then what are the processes? कैसे जो है फिक्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? नाइट्रोजन फिक्सेशन occur through three major processes, my dear student. First is during the thunderstorm or lightning. कुछ परसेंट जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है। Then the industrial process, एक हैबर बोच प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन को अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है कंप्रेस किया जाता है और फिर उसको जो है रिड्यूस किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, कि बायोलॉजिकली कैसे जो है ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में, फिर नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है प्लांट उसको अपटेक करते हैं। अब कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये करते क्या हैं? जैसे वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल हम लेना चाहेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? लीगुमिनस प्लांट्स, इस फैमिलीज के जो प्लांट्स हैं लीगुमिनस प्लांट्स उनको कहा जाता है, उनके रूट्स के साथ ये बैक्टीरिया क्या करता है? एसोसिएशन करता है। सिम्बियोसिक एसोसिएशन है। इट इज अ सिम्बियोसिस एसोसिएशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। बैक्टीरिया क्या करता है? उस नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स को देता है और प्लांट्स इन टर्न उसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? नड्यूल फॉर्मेशन करता है। होप आपको यहाँ जो है पिक्चर में नड्यूल्स दिख रहे होंगे। तो नड्यूल फॉर्मेशन होती है। वेरियस एंजाइम्स जो है इसमें जो है पार्ट प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो। जिनेस एंजाइम है, एक होलो एंजाइम है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नाइट्रोजन को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फिक्स करते हैं। नाउ देन कम्स द प्रोसेसेस। अब नाइट्रोजन फिक्स तीन प्रोसेस से हुई, फिजिकल दैट इज ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से। अब प्रोसेसेस क्या होते हैं उसमें? जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा कि अमोनिफिकेशन। फर्स्ट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस। This is called as ammonification, my dear student, or this is carried out by special bacteria that is bacillus.
जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जब उनकी डेथ होती है तो साइल में उनकी डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोज करके जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है नाइट्रेट, और वो अमोनिया जो है साइल में जो है डिस्पर्स हो जाता है। देन कम्स द नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस अमोनिया इनटू नाइट्राइट। फर्स्ट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, देन इनटू नाइट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, एंड the conversion of ammonia into nitrite is performed by the Nitrococcus bacteria, and the conversion of nitrite into nitrate ions is by Nitrobacter bacteria. This process is called as nitrification. Then last is denitrification. Denitrification क्या हो गया? जब नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट ने ऑब्जॉर्व कर लिया, तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की जो है डेथ एंड डिके हो जाते हैं, तो दिस नाइट्रेट इज अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सम बैक्टीरिया, दैट इज सीडोमोनास बैक्टीरिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन क्या था? नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना इनटू, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या? दोबारा रिवर्स, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये तीन प्रोसेस जो है नाइट्रोजन साइकिल में जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम साइकिल देख लेते हैं. साइकिल क्या है डियर स्टूडेंट? साइक्लिक वे में जो है नाइट्रोजन की मूवमेंट हो रही है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन लैंड एंड एटमॉस्फेयर. जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने जैसे कहा, उसको फिक्स किया जाता है डिफरेंट मेथड से. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करेंगे. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होती है? अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन एंड देन द डीनाइट्रिफिकेशन. सो दिस कंस्टिट्यूट द नाइट्रोजन साइकिल. तो होप आपको अब ये नाइट्रोजन साइकिल जो है क्लियर हुई होगी. तो नाइट्रोजन जो है इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. हमारी बॉडी के अंदर जो है मैक्रोमॉलिक्यूल, डीएनए है, अमाइनो एसिड्स है, उनमें नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज वाई नाइट्रोजन इज ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बट इट हैज टू बी फिक्स्ड. हम डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते. लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फिक्स करते हैं. पहले प्लांट जो है उसको फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्लांट से फिर जो है वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन आती है. होप आपको नाइट्रोजन साइकिल जो है क्लियर हुई होगी. देन कम द कार्बन साइकिल. Carbon is also a very essential component of various biological molecules, my dear student. Carbohydrate, fats, protein, vitamins, इन सब में आपको कार्बन मिलेगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एसेंशियल कंपोनेंट है कार्बन. अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने स्टडी किया था कि 0.03% जो है एटमॉस्फेयर में है. अब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कौन टेकअप करते हैं माय डियर स्टूडेंट? प्लांट्स. प्लांट्स उसको टेकअप करते हैं और अपने फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, और इंटर्न क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लांट से जो है कार्बन, जब प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं तो कार्बन ट्रांसफर होता है टू एनिमल्स, और जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ होती है तो वो कार्बन जो है अवेलेबल होता है इन द ग्राउंड. तो इस तरह से जो है कार्बन की भी जो है मूवमेंट होती है, साइक्लिक मूवमेंट होती है. हम और भी देखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट साइकिल में. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कार्बन जो है कैसे प्लांट जो है फिक्स करते हैं, टेकअप करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं कौन? एनिमल्स. और एनिमल्स जो है प्रोसेस, रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. होवेवर जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है, आफ्टर सेवरल ईयर उनकी डीकम्पोजिशन से क्या बनता है डियर स्टूडेंट? कार्बन कोल फॉर्मेशन होती है. कोल फॉर्मेशन होती है, और आप जानते हैं कि जैसे इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और जब हम उन कोल को एज ए फ्यूल यूज करते हैं और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. और दिस इज वन ऑफ द थ्रेट्स
कि जो हमारी कार्बन साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स की बर्निंग कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रही है। हाउएवर इन एक्वेटिक फॉर्म्स में क्या होता है, दिस एक्वेटिक लाइफ में जो पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में होती है, कार्बोनेट्स फॉर्म में, तो वो डिसॉल्व फॉर्म में जो है कार्बोनेट्स जो है अवेलेबल रहता है। उनकी जब डेथ डिके होती है आफ्टर सेवरल ईयर, उससे जो है फ्यूल्स बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स जो हमें ओशन से मिलता है, और जब हम इनको भी बर्न करते हैं, इनसे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम साइकिल्स को देखते हैं। जैसे साइकिल आपके सामने है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड्स को कौन टेकअप कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स किस लिए टेकअप कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, दैट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस। और साथ ही साथ जो है वो एनिमल्स जो है रिस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, और दोबारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कार्निवोरस। और जब इनकी डेथ होती है, डेथ एंड डिगे ऑर्गेनिक मैटर्स, उससे क्या बनता है, कोल, ऑयल, जैसे मैंने कहा। और जब हम इनको बर्न करते हैं, और फिर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। और कार्निवोर्स में जैसे आप देख पा रहे हैं कि वो रिस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस तरह से जो है कार्बन साइकिल, देयर इज मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बिटवीन द अर्थ and the atmosphere. So this is called as carbon cycle. होप आपको ये क्लियर हुई होगी। जितना आप इसको ड्रा करेंगे, प्रोसेसेस को समझेंगे कि कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है साइक्लिक मूवमेंट होती है इन द अर्थ। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है डियर स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है, जिससे क्या हो रही है, हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो है हीटिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसेस इन्वॉल्व, दैट इज एटमॉस्फेयर। जब सन रेज जो है इंसुलेट करती हैं, तो सन रेज इजिली पास दिस एटमॉस्फेरिक लेयर। इस एटमॉस्फेरिक लेयर को वो आसानी से जो है क्लियर पास कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी होती हैं। और जब वो लैंड पे रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होती हैं और कुछ जो है रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं। जब वो रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं, दे हैव लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ, और वो जो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिस वजह से देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। और ये किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। नाउ दिस फिनोमिना, अब के कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेनली इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, 60% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन काज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन द मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखते हैं कि मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है 14.9 डिग्री सेल्सियस वो जो है इंक्रीज हो रहा है। जैसे आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में जो है टेम्परेचर 55 वो जा रहा है। देयर इज ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज, एंड दिस इज ड्यू टू माय डियर स्टूडेंट द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो डे टू डे लाइफ में जो है ऑब्जर्व करना हो, तो डियर स्टूडेंट कभी कभार आपने ये जो है नोटिस भी किया होगा कि कभी आपकी गाड़ी जो है अगर सन रेज में पार्क हुई है, धूप में पार्क हुई है, तो जब आप उसमें बैठते हैं, कई बार उसका विंडो ओपन करते हैं, तो आपको इनसाइड द कार जो है ज्यादा हीट महसूस होती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। क्यों होती है,
बिकॉज उस कार के अंदर, जो कार आपकी लॉक थी, उसके अंदर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिनन जो है वो चल रहा था। कैसे? सनरेज जो है आपकी कार के अंदर जो है इजिली पेनिट्रेट कर जा रही थी, और जब वो रिफ्लेक्ट हो रही थी तो सन ग्लासेस उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कार का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे आप जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने नेचर में, जो डे टू डे लाइफ में भी जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस आपने देखा होगा अक्सर ह्यूमन जो है अपनी नीड के लिए जो है इसको यूज करते हैं, कि कोल्ड टेम्परेचर में कभी कभार जो है हमें वेजिटेबल्स जो है उनको जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो दिस हाउस और ग्रीन हाउस इज यूज। इसमें सेम फिनोमिना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसमें फिनोमिना जो है कैरीड आउट होता है। होता क्या है, वही सेम प्रोसीजर कि ये ग्लास जो है ये पॉलीथीन एक्ट करता है एज ए ब्लैंकेट, और जिसकी वजह से जो इनसाइड द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्रीन हाउस इज वार्मर देन द आउटसाइड, जिससे उन क्रॉप्स को जो है मॉडरेट टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर मिलता है और वो ग्रो करती है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इनके कॉजेज क्या हैं? द ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जैसे मैंने कहा कि ये ट्रैप कर लेती हैं रेडिएशंस को, एस्केप नहीं होने देती, जिस वजह से जो है वार्मिंग होती है, और जिस वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इफेक्ट्स क्या होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के? क्लाइमेटिक चेंज, जैसे मैंने कहा कि मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है बढ़ रहा है, जिस वजह से जो है ज्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे पोल्स हैं वो फ्रिजिड हैं, उनमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयर इज मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स, वो आइसबर्ग्स जो है मेल्ट करेंगे, और देयर इज इंक्रीज इन द सी लेवल, सी लेवल जो है वो रेज करेगा, और ये एक थ्रेट है जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, थ्रेट है कोस्टल एरियाज को समर्ज होने की इन नियर फ्यूचर। तो कंट्रोल मेजर क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जितनी कम हो सके उतनी हमने रिलीज करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स को मिनिमाइज करना है उनकी बर्निंग को, क्योंकि फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स, इन्हीं से जो है हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वी हैव टू शिफ्ट टू द सस्टेनेबल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, क्लीनर फ्यूल की तरफ हमने ज्यादा जाना है, जो कम से कम ग्रीन हाउसेज गैसेज जो है रिलीज हो इनटू द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन करने में प्लांट्स का एक मेजर रोल है। तो जितनी हम डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे, प्रमोट प्लांटेशन, जितनी प्लांटेशन करेंगे, द मोर द प्लांटेशन द लेस विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप कर लेंगे और जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। सो दीज आर द कंट्रोल मेजर। लोगों को अवेयर करना है कि डिफॉरेस्टेशन जो है कम करें, और जो है रिफॉरेस्टेशन करें, और एफॉरेस्टेशन करें एज मच एज दे कैन। तो होप आपको ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना भी क्लियर हुआ होगा। देन कम द ओजोन लेयर। ओजोन क्या है बेसिकली डियर स्टूडेंट? ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओजोन एक O3 गैस है जो हमारी जो है एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एलिमेंट्री आइडिया है इसका, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को ब्रॉड करके आपको बताऊंगा कि ओजोन बेसिकली इट इज ए O3 मॉलिक्यूल ब्लूइश गैस है जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है। जैसे आपको यहाँ एटमॉस्फेयर की लेयर जो है दिख रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमीडिएट एटमॉस्फेयर की लेयर होती है दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है 10 किलोमीटर तक और अप टू 50 किलोमीटर आपको स्ट्रेटोस्फेयर नजर आएगी, और स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन प्रेजेंट होती है। अब ओजोन क्या करती है डियर स्टूडेंट, इसका रोल क्या है? सन की जो हार्मफुल रेडिएशन से, सन रेज की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेज हैं UVA, B एंड C, 100 से 400 नैनोमीटर इनका वेवलेंथ होता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं,
और ये इनको पेनिट्रेट नहीं होने देती इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, मींस इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। इसलिए इसका जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम दीज हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। और अमाउंट ऑफ जोन्स को हम किस में मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट? डॉप्सन यूनिट में। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, जैसे मैंने कह दिया कि ये प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो 100 से 400 नैनोमीटर जिनकी वेवलेंथ होती है। अब क्या है थ्रेट? ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है। ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। और ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी हम जो है रिलीज कर रहे हैं गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर दैट डिप्लीट दीज ओजोन लेयर। और मेनली कौन सी गैसेज? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन और थिनिंग ऑफ द ओजोन्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स इस गैसेज में होते हैं। और ये क्या करती है? ये थिनिंग कर रही है ओजोन की। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओजोन की थिनिंग जो है वो रिपोर्ट की गई थी अंटार्कटिका में। बेसिकली इट इज नॉट ए होल नहीं है कोई, इट इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द अंटार्कटिका। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे ये जो है ओजोन की थिनिंग परफॉर्म कर रही है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जैसे मैंने कहा कि इनमें जो है फ्री क्लोरीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको डाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो क्लोरीन मॉलिक्यूल अगेन रिलीज हो जाता है और दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको डाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है और वो क्या है? ओजोन की स्प्लिटिंग कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज द ओजोन डिप्लेशन और थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर एंड इट इज डैमेज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सोर्सेज क्या है? जो रेफ्रिजरेटर, एसीज हम यूज करते हैं उनसे माय डियर स्टूडेंट जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इफेक्ट्स क्या होंगे? यूवी रेज अगर नीचे आएंगी तो हमें सनबर्न होगा, स्किन डिजीजेस होंगी, स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, और आई डिजीजेस सच एज कैटरैक्ट, हमारे इम्यून सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, फ्लोरा पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पे नेक्रोसिस होगी, क्लोरोसिस होगी, बिकॉज दीज आर द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। काफी जो है हार्मफुल रेडिएशंस हैं ये। तो कैसे हमने इसको प्रिवेंट करना है? वी हैव टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। वेरियस जो है कन्वेंशंस भी होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रीज को जो है इंस्ट्रक्शन जिताती हैं कि दे हैव टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। क्योटो प्रोटोकॉल और मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो है वो डील करते हैं ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस और ग्रीन हाउस गैसेस से। तो होप आपको ये ओजोन क्या है, ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है एंड हाउ टू मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन, दैट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। होप आपने जो है एंजॉय किया होगा इस सेशन को। सो दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट नेचर रिसोर्सेज। तो मैं ये कहना चाहूँगा इन द एंड, गांधी जी की एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि द प्लैनेट हैज इनफ टू प्रोवाइड द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। सो इट इज हाई टाइम दैट वी अवेयर द पीपल्स around us that we have to minimize the release of these harmful gases and we have to use judicially, हमें जो है judicially उसको use करना है and we have to go for sustainable development, means हमने अपनी future generation के लिए भी इन resources को जो है save करके रखना है। तो thank you very much for watching me, thanks a lot, stay blessed।